Everyone, what's up? I hope you are doing well. I am Prithvi. So, after a long time, I am back, and today we will discussing about भारत छोड़ो आंदोलन 1942 या क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। बहुत लंबे टाइम के बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बोलने में फंबल होगा तो माफ़ करिएगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारत में भारतीयों की स्वतंत्रता निश्चित कर दी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन को हम बर्दा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव या स्वस्फूर्त आंदोलन भी कहते हैं। बर्दा प्रस्ताव हम इसको इसलिए कहते हैं कि बर्दा में ही बैठक में बर्दा में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, इसी में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत किया था 6 जुलाई 1942 को, और इसको एक्सेप्ट किया गया बैठक के द्वारा 14 जुलाई 1942 को। इसलिए हम इसको बर्दा प्रस्ताव कहते हैं। इसको हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। इसको अगस्त प्रस्ताव इसलिए कहा जाता है क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी, तो अगस्त में इसकी घोषणा हुई, इसलिए हम इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसको हम स्वस्फूर्त आंदोलन भी कहते हैं। तो स्वस्फूर्त आंदोलन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व कोई भी बड़ा लीडर नहीं कर रहा था। सभी जो बड़े लीडर थे वो जेल में कैद थे, सभी जेल में कैद थे। इसका नेतृत्व जो है कोई नहीं कर रहा था, नेतृत्व विहीन था, ये खुद ब खुद ग्रो हो रहा था। इसलिए हम इसको स्वस्फूर्त आंदोलन कहते हैं। स्वस्फूर्त एक साथ होना था, तो स्वस्फूर्त आंदोलन कहते हैं। बेट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से 2 क्वेश्चन हैं। पहला कि भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, वो ऑपरेशन कौन सा है? ओके, उसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और इन दोनों के आंसर आपको वीडियो के एंड तक इसी वीडियो में या इसी लेक्चर में मिल जाएंगे। ये 2 शख्स जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, एक है लिनलिथगो जो भारत के वाइसराय थे, दूसरा है विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो अंग्रेज सब कुछ जानते थे। अंग्रेज भांप गए थे कि भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन की हवा चल रही है, किसी भी टाइम भारत में कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। तो लिनलिथगो विंस्टन चर्चिल को सूचना भेज देता है कि जनाब भारत में जो है एक बड़े आंदोलन की स्थिति पैदा होने वाली है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए। तो विंस्टन चर्चिल जो है इस टाइम उनके पास सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम होता है। ब्रिटेन की पतलून गीली हो रही होती है, क्योंकि जर्मन जो है वो ब्रिटेन पर बमबारी कर रहा होता है। तो विंस्टन जो चर्चिल था वो लिनलिथगो को कहता है कि किसी भी हाल में जो है भारत में आंदोलन शुरू नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके इस आंदोलन को समाप्त करो। तो विंस्टन चर्चिल की बातों पर गौर करते हुए लिनलिथगो जो है भारत में एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है जिसको कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए जो है लाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया है कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि जितने भी भारत के बड़े लीडर हैं उनको हम कैद कर लें, उनको हम जेल में बंद कर लें, ताकि जो जनता है उनको कोई बड़ा लीडर ना मिले। तो ऑपरेशन जीरो के तहत ही अंग्रेजों के द्वारा भारत के जो भी बड़े लीडर थे उनको जेल में बंद कर लिया गया। जैसे कि महात्मा गांधी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, उनको अंग्रेजों के द्वारा कैद किया गया पूना के आगा खां पैलेस में। और दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर लिया गया। और तीसरे हमारे जयप्रकाश नारायण जो थे वो दीवारों को लांघकर भागने में एक्सपर्ट थे, और इनको कैद किया गया था हजारीबाग जेल में। और जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता थे, वैसे बहुत सारे नेताओं को जेल में कैद कर लिया गया था। तो अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो वो अहमदनगर के जो किला था ना, वहाँ पर कैद किए हुए थे। तो जैसे कि महात्मा गांधी की जो बीवी थी कस्तूरबा गांधी, वो भी जेल में कैद थी। महादेव देसाई भी जेल में कैद थे। मतलब भारत के जितने भी बड़े लीडर थे उनको अंग्रेजों के द्वारा जेल में कैद कर लिया गया था। और जब 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर ग्वालियर का ग आधा होना था, ग पूरा लिखा हुआ है मैंने, उसके लिए सॉरी। तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कोई भी लीडर जो है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, मतलब प्रस्तुत नहीं था। तो अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि आप लोगों के जो लीडर है वो भाग गए हैं, वो जैसे कि महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद वगैरह जो है यहाँ से भाग गए हैं, और आप लोगों को यहाँ पर लाठी खाने के लिए छोड़ दिया है। और इससे जो है पब्लिक के बीच में, लोग भारतीयों के बीच में जो है वो मैसेज जो था वो उल्टा जाता है कि यार
सच में जो हमारे जो लीडर थे वो हमें छोड़कर चले गए, यहाँ पर हमें मार खाने के लिए छोड़ गए हैं। बट इसी स्थिति को जो है वो कंट्रोल करती है उषा मेहता। उस टाइम की बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी और महिलाओं के लिए एक क्या कह सकते हैं हम, महिलाओं के लिए, अरे यार मैं भूल जाता हूँ महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। ठीक है, तो उषा मेहता क्या है, उसमें जो है एफएम में, एफएम मतलब रेडियो, उस टाइम रेडियो तो चलता था, तो एफएम में जो है वो सूचना देती है, भाइयों तथा बहनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कृपया ध्यान से सुने कि भारत के कोई भी नेता जो है यहाँ से भागा नहीं है, उनको अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है वो जेल में डाल दिया गया है। सो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जो भी काम हमें सौंपा गया है वो हमें पूरा करना है, मतलब जो भी आंदोलन हमने शुरू किया है हमें उसे आगे बढ़ाना है। इसलिए जो है हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, वो हमारा नेतृत्व नहीं कर सकते, तो आपसे निवेदन है कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। तो यहीं से जब पब्लिक को पता चलता है, भारतीयों को पता चलता है कि हमारे जो नेता है उनको बिना मतलब के जेल में डाल दिया गया है, तो पूरी भारत की जनता भड़क उठती है और वो जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर महात्मा गांधी जो है वो पुणे के आगा खां पैलेस में होते हैं और वहाँ पर जो है वो 10 फरवरी 1943 को जो है उपवास रखते हैं, 21 दिन का उपवास रखते हैं। और स्टोरी लाइन अब कहती है कि उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद उन्होंने जो है वो खाना खा लिया था और उनके साथ जो उनकी बीबी कस्तूरबा गांधी होती है वो भी जेल में होती है, महादेव देसाई भी जेल में होते हैं। तो महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है और महात्मा गांधी को अपनी बीबी का अंतिम संस्कार तक करने का मौका नहीं दिया जाता। मतलब महात्मा गांधी जैसे जो भी बड़े नेता हैं, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम में जो है हमारी आज़ादी के लिए बहुत कुछ खोया है, तो इनकी रिस्पेक्ट बनती है। और इसी टाइम महात्मा गांधी ने, आपको पता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो इसी पर जो है महात्मा गांधी ने अपना नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था कि मतलब अब कुछ भी हो जाए, हमें जो कुछ भी करना पड़े, हमें आज़ादी चाहिए। अब यही टाइम है, हम कुछ भी करके, मतलब जो भी करना है हमें अभी करना है, हमें आज़ादी अभी चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के हालात जो है वो ठीक नहीं हैं, तो इसलिए महात्मा गांधी ने डू एंड डाई या करो या मरो का नारा दिया था। ओके, वहीं पर एक बहुत बड़ी हस्ती थी मदन मोहन मालवीय। ये भी जेल में कैद थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कुछ टाइम बाद इनको हल्के में ले लिया गया और इनको छोड़ दिया गया। और वहीं पर मदन मोहन मालवीय ने अंडरग्राउंड लेवल पर लोगों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अंडरग्राउंड लेवल पर कौन कर रहे थे, तो मदन मोहन मालवीय एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे सामने, या हमारे सामने थी, या हमारे इतिहास में थी। देखते ही देखते पूरा आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था और जैसे महात्मा गांधी के उपवास की सूचना सभी को मिलती है तो जनता जो है वो और उत्साहित हो जाती है, मतलब उनके अंदर विल पावर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग जो है पूरे होशोहवास भी, क्या यार फंबल मुझसे बहुत हो रहा है गाइस, सो सॉरी। तो पूरे के सभी जो लोग थे वो पूरे इंडिया में, मतलब सभी जो थे एक साथ जुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे, भारत में जो अंग्रेज़ थे वो बहुत भी नर्वस हो चुके थे, क्योंकि जहाँ पर भी अंग्रेज़ दिख रहे थे उनको उनके पीछे मार देते थे। मतलब उन जैसे भी अंग्रेज़ जहाँ पर भी दिख रहे थे उनकी जो है जैसे भी दिखते, मतलब अरे यार सॉरी गाइस, सॉरी, बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा है। तो यहाँ पर जो भारत था, भारत में अंग्रेज़ों के हालात बहुत ही नखस्ता हो रहे थे। अंग्रेज़ जो है, जो विंस्टन चर्चिल था वो, सॉरी विंस्टन चर्चिल, लिनलिथ को जो था वो विंस्टन चर्चिल को लेटर लिखता है कि, या सूचना देता है कि भारत में हमारे जो सैनिक है वो कम पड़ रहे हैं, हमें सैनिकों की ज़रूरत है। और यहाँ पर विंस्टन चर्चिल कहता है कि अरे बबुआ पगला गए हो का, इस टाइम द्वितीय वर्ल्ड वार में हमारे सैनिक कम पड़ रहे हैं। क्योंकि ब्रिटेन जो था उस टाइम, ब्रिटेन के हर घर में जो है मातम था, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मर रहा था। तो इसलिए ब्रिटेन के हालात ऐसे नहीं थे कि वो भारत में जो है सैनिक भेज सकें। विंस्टन चर्चिल कहता है लिनलिथ को, क्योंकि यहाँ पर हमें खुद सैनिकों की कमी पड़ रही है और तुम जो है हमसे सैनिक मांग रहे हो, तो जैसे भी सैनिक, जितने भी सैनिक भारत में हैं उसी में मैनेज करो। तो फिर लिनलिथ को चुप हो जाता है। अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट में भागीदार या भाग लेने वाले
जितने भी समुदाय हैं उनकी, तो इस मूवमेंट में लगभग सभी समुदायों ने भाग लिया था। महिलाओं ने, वुमेन, यहाँ पर आप पिक में दिख रही होगी सारी महिलाएं शामिल हैं, ये महिलाएं दिख रही हैं। और दूसरे जो यूथ थे हमारे, जो युवा थे, जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ते थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। किसान एक ऐसा नाम है, फार्मर मतलब इंडिया का एक ऐसा नाम है जिस जो भी आंदोलन होता था ना, अगर उसमें किसान शामिल ना हो तो वो सफल नहीं हो सकता। तो फार्मर बहुत ही मतलब मेन रीढ़ की हड्डी थे भारत की। तो इसमें जो किसान थे उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो इसमें शामिल हुए बहुत सारे लोग थे, और मेनली जो हमारा ध्यान जाता है, वो महिलाओं पर जाता है। तो महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया था, जैसे कि उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, अरुणा सफाली। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी, जैसे सरोजिनी नायडू भी थी। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी जो महिलाओं के नेतृत्व में आगे आई थी। बहुत सारी जो महिलाएं थी वो घर से बाहर निकली थी, उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो सुचेता कृपलानी थी। ओके, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, वो भी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की। ओके, अब बात करते हैं कि सरकार की नीति या अंग्रेजों की नीति इस आंदोलन के प्रति कैसी रही। तो अंग्रेजों की नीति जो थी वो दमनकारी थी। उन्होंने जो है भारत में कोई मार्शल लॉ वगैरह तो लागू नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गोले छोड़े गए, गोलियां बरसाई गई। और वैसे तो रिकॉर्ड कहता है कि इस आंदोलन में जो लोगों की मृत्यु हुई थी वो 10,000 लोग थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। वो संख्या केवल 10,000 नहीं थी। आप खुद सोच सकते हो कि भारत इतना बड़ा है, क्या केवल 10,000 ही लोग मारे गए होंगे? अगर गोलियां बरसाई गई हो, लाठीचार्ज किया गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इससे ज़्यादा लोग मारे गए थे। और अंग्रेजों के द्वारा जो प्रेस है, प्रेस पर, समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि उसमें सूचना का जो सूचना का आदान प्रदान होता था, ठीक है, वो प्रेस और समाचारों के द्वारा ही होता है, जैसे कि एफएम हो गया और न्यूज़पेपरों के द्वारा ही होता था। तो और बहुत सारे जो शहर है, मतलब बहुत बड़े बड़े शहर जो थे वो अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया भी थे, जैसे कि सतारा वगैरह जैसे एरिया थे, सतारा जैसे महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र भी घोषित कर लिया था। मतलब सोचिए, उन्होंने 1942 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था कि हम आज़ाद हो गए हैं। तो सरकार की नीति जो रही भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, वो दमनकारी रही। आपको पता है कि भारत में जितने भी जो आंदोलन होते थे उसमें अंग्रेज़ों की जो नीति दमनकारी ही रहती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अंग्रेज़ों के द्वारा महात्मा गांधी से कहा गया कि हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है, हम आपको जेल से रिहा कर देंगे अगर आप भारतीयों को हिंसा पर उतारू होने से रोके। तो इसमें महात्मा गांधी मना कर देते हैं कि भारतीय जो हिंसा कर रहे हैं वो आप ही की बदौलत है, आप लोगों ने उन पर अत्याचार किए, इसलिए जो है उन्होंने भी हथियार उठाए, उन्होंने भी आप पर जो है वो हमला किया, उन्होंने भी हिंसा का सहारा लिया। इसलिए हम नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी जो है वो हिंसा को गलत मानते थे। उनका मानना था कि देखो हिंसा गलत है, लेकिन एक टाइम पीरियड तक, मतलब एक सहन शक्ति तक ही हिंसा जो है वो गलत है, बट उसके बाद जो है वो जायज़ है, क्योंकि वो जो हमें क्विक इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी के रुख से पता चल जाता है। और वहीं पर ब्रिटेन में अब तख्ता पलट होने का दौर आ गया था, क्योंकि उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल था सत्ता में, और विपक्ष में क्लीमेट एटली था। तो इस टाइम पे अब इलेक्शन होने वाले थे, तो एटली, आपको पता है जो भी विपक्ष में होता है तो वो सत्ता में आने के लिए बहुत सारे वादे करता है, जैसे कि भारत में भी होता है। तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी कहते थे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम सत्ता में आए तो। और जब अब बीजेपी है तो कांग्रेस कहती है कि हम जो है कुछ भी वादे कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो सेम ही सीन ब्रिटेन में हो रहा था। तो एटली ने कहा कि अगर मैं सत्ता में आ जाता हूं तो मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा, और यही बात भारतीयों के दिमाग में खनक गई। और बहुत सारे भारतीय जो है वो ब्रिटेन चले गए एटली के पक्ष में, मतलब एटली के लिए वोट मांगने के लिए। तो भारतीयों ने ब्रिटेन में जाके घर घर जाके जो है एटली के लिए वोट मांगे, और एटली जो है वो इलेक्शन जीत जाता है, और एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है। फिर एटली जो है वो भारतीयों के प्रति घोषणा करता है कि जो आज़ादी है, या मतलब भारत को स्वतंत्र हम एकदम से नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। तो फिर एटली जो है भारत में कैबिनेट मिशन भेजता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो है पूरा भरा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चलता है। सो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही। एक लंबे टाइम के बाद जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसलिए फंबल बहुत ज़्यादा हो गया, उसके लिए सॉरी। धीरे धीरे जब मैं कंटिन्यू अब
लेक्चर डालूँगा तो फिर से रिदम बन जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, ख्याल रखियो अपना, तो बाय बाय।